हेलो स्टूडेंट्स, गुड नाइट। आइए आज हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। फिजिक्स में दूसरा चैप्टर पर आज डिस्कस करेंगे। आज से स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टेड है। बहुत अच्छी अच्छी बातें होनी है इसमें, बहुत स्किल डेवलप होगा फिजिक्स से। फिजिक्स का जो एक इफेक्ट होता है कॉमन सेंस को अराइज करने में, कॉमन सेंस को डेवलप करने में, वो सारा बेनिफिट यहाँ से मिलेगा। बस उसी हिसाब से इसको गेन करना है, हम जिस हिसाब से बताएंगे। तो आइए बच्चों, सेकेंड चैप्टर फिजिक्स का, क्लास 10th का, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र के बारे में, रंग बिरंगा संसार के बारे में इस चैप्टर में हमें जानना है। क्या कुछ जानना है? वैसे तो इसकी व्यापकता है, कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर का एंड नहीं होता। उसमें हम जितना जानकारी ले सकते हैं, जितना आगे पढ़ते जाएंगे, जितना आगे जानते जाएंगे, एंड नहीं है उसका। लेकिन पाठ्यक्रम का एक निश्चित शेप होता है, उसका एक निश्चित दायरा होता है, उसकी सीमा होती है कि इसके बारे में इतनी ही बातों को इतनी ही दूर तक इसी क्षेत्र में जानकारी लेनी है। तो उसका एक 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 सीमित रेंज है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है, हम क्या सीखेंगे। ये बात सबसे पहले सबको पता होना चाहिए, और उतनी बातों को फिर हम वन बाय वन दिमाग में रखते जाएंगे, सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, और फिर दिमाग में उसको स्टोर करते जाएंगे। और उसका रिलेटेड जितना सारा वर्क होगा वो सारा वर्क भी करते जाएंगे, वन बाय वन। बॉक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड अदर क्वेश्चंस की बात हम करेंगे। यहीं से हम आपको बताएंगे किस तरह डील करना है, सवाल क्या है, आंसर क्या लिखना है। ये सब कुछ आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ से मिलेगा, और उसके अनुसार आप जो है सो अपने घर में करेंगे। तो ये सब कुछ, तो सबसे पहले हम लोग आइए बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या हमें जानना है यहाँ पर। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में बात करना है हम लोगों को। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार ये चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर है फिजिक्स का, चैप्टर 2 फिजिक्स का। तो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार में सबसे पहले मानव नेत्र के बारे में, मानव नेत्र के बारे में दो बातों का अध्ययन करना है, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मानव नेत्र के बारे में सबसे पहले दो बात की जानकारी लेनी है हमें। इसकी संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, वो इसकी संरचना में जो इसके पार्ट्स हैं, मानव नेत्र के निर्माण में जिन जिन घटकों को जो जो घटक शामिल हैं, उन सब के बारे में भी थोड़ा वहाँ फंक्शन और प्रत्येक पार्ट के बारे में एक नाम उसका ध्यान में रखना। स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है, ड्रॉ करना है। ड्रॉ ये फिगर ऑफ ह्यूमन आई, ड्रॉ ह्यूमन आई थ्रू ए फिगर, एक फिगर उसका बनाएंगे। और उसके बाद इसकी क्रियाविधि के बारे में भी बात करनी है, इसकी संरचना, इसका फंक्शन क्या है, कैसे कार्य करता है, हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, और फिर कभी नहीं देख पाते हैं, ऐसा कंडीशन आता है कि हम नजदीक की वस्तु देख रहे हैं, दूर को नहीं देख रहे हैं, या दूर को देख रहे हैं या नजदीक को नहीं देख रहे हैं। ये सारे सिचुएशंस जो आते हैं, डिफेक्ट्स जो विजन में होता है, जिसको डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहते हैं, वो क्रियाविधि में है। और इससे तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस।
मतलब निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष क्या है, कैसे होता है, क्या कारण है, इसका निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख खींचकर समझा, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें सुमेन आई के फंक्शन से रिलेटेड हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग बात करेंगे। हम आपको अभी सिलेबस की बात कर रहे हैं केवल, कि मानव नेत्र में इन दो बातों को और इन दो बातों को जानने के दरमियान जो बहुत सारे टर्म्स आएंगे, बहुत सारे कंडीशंस आएंगे, तो उन सबको भी हम लोग 1 बाय 1 क्लियर करते जाएंगे। लेकिन मेन टॉपिक हमारा जो है वो संरचना और क्रियाविधि है। और उसके बाद आगे रंग बिरंगा संसार में, जिस रंग बिरंगा संसार मतलब ये दुनिया जो रंग बिरंगी है, ये तरह तरह के हम कलर को देखते हैं, बगीचे में जाते हैं तरह तरह के रंग वाले फूल दिखते हैं, खिलौने की दुकान में जाते हैं तरह तरह कलर वाले खिलौने देखते हैं, कपड़े के स्टॉल में जाते हैं वहां फिर देखते हैं, सजावट की सामग्री जहां मिलती है उस स्टॉल पर जाते हैं। तो ये जो दुनिया रंग बिरंगी है, मेला में जाइए, बाजार में जाइए तो देखिए तरह तरह के कपड़े पहने हुए, ये सारे जो हैं, ये दृश्य जो हमें दिखता है, हम जो देखते हैं, ये पूरा कलरफुल वर्ल्ड, इसमें सभी को पता होना चाहिए कि लाइट और ह्यूमन आई दोनों रिस्पॉन्सिबल है। लाइट भी, सूर्य का प्रकाश और हमारे नेत्र, इन दोनों का योगदान है इस दृश्य के लिए। तो हम लोग इस बात का भी थोड़ा यहाँ डिस्कस करेंगे। आगे हमें जो चैप्टर में पढ़ना है कलरफुल वर्ल्ड से रिलेटेड, वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, वर्णों का विक्षेपण होता है थ्रू ए प्रिज्म, यानी प्रिज्म द्वारा लाइट पास करेगा तो फिर वर्णों का विक्षेपण होगा। तो यहाँ पर डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में, वर्ण विक्षेपण की भी, अर्थात हम इसे पॉइंट में कहें तो प्रिज्म के थ्रू प्रकाश का अपवर्तन, चलिए वही पॉइंट लिखते हैं, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये बात हम लोगों को यहां समझनी है इस चैप्टर में। ये दूसरा टॉपिक। इस चैप्टर में तीसरा टॉपिक वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन की बात होगी। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्यों? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ग्रह नहीं टिमटिमाते, इसके पीछे भी वही वजह, वायुमंडलीय अपवर्तन। सूर्योदय के 2 मिनट पहले ही सूर्य हमें दिखने लगता है। एक्चुअल टाइम जो होता है सनराइज का, उसके 2 मिनट पहले ही सूरज को हम देखने लगते हैं। एक्चुअल टाइम जो होता है सनसेट का, सूर्यास्त होने का, उसके 2 मिनट बाद तक भी हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य हमें चपटा प्रतीत होता है। ये जो रीजन है क्यों होता है, सब के पीछे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन रीजन है, वायुमंडलीय अपवर्तन कारण है। तो इस बात को, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, इसका एक्सप्लेन करना है और कुछ फेनोमेनास जो इस पर डिपेंड है उसका भी एक्सप्लेन करना है। इसके बाद हमारा चौथा टॉपिक आएगा। चौथा टॉपिक प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन आएगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में भी यहाँ पढ़ना है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसमें किसी खास कलर को रिफ्लेक्ट किया जाता है, बाकी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है
और इसकी खोजबीन टिंडल ने की थी। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ही इन अदर वर्ड्स टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो एक्सप्लेन करेंगे हम उन बातों को यहाँ पर। इतना सारा टॉपिक का 1 बाय 1, अब इतनी ही बात को पढ़ने में स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है कि कितने दिन में पढ़ना है। 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह में, 3 सप्ताह में, 10-12 दिन में, कंटिन्यू चलने दो। ये टारगेट के अनुसार एक्सप्लेन होता है। 1 सप्ताह में भी सारी बातों को सिमटा जा सकता है। इनलार्ज करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम बढ़ेगा। तो इस सुनने पर डिपेंड है। आइए हम लोग एक ऐसा टाइम को सेलेक्ट करते हैं जहां सारी बातें अच्छा से भी हो जाए, थोड़ा एक्सप्लेन भी हो जाए, सभी की समझ में आ जाए और सब सारा उद्देश्य पूरा हो जाए 10th क्लास का। 10th क्लास पढ़ने का बहुत सारा उद्देश्य होता है। मैट एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करना, सिलेबस का पकड़ रखना, सेंस को डेवलप करना, फिर आगे एजुकेशन गेन करेंगे उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस को बनाना। कोई पॉलिटेक्निक में जाते हैं तो उसके लिए एक अभी से प्रिपेयर होते जाना। ये सारे बहुत सारे कंडीशंस यहाँ इस क्लास को जानने का होता है। इस क्लास की बात ही अलग है। तो हम लोग शॉर्टली बात नहीं करेंगे, जहाँ तक होगा पूरा डिटेल बात करेंगे और आपको भी उसी अंदाज में उसी हिसाब से गेन करना, उसी हिसाब से समझना है। तो आइए यहाँ पर 1 बाय 1 हम लोग इन बातों को रखते हैं। सबसे पहले मानव नेत्र और उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। मानव नेत्र का शेप एक होलोस्फीयर की तरह होता है। होलोस्फीयर जो 2 पार्ट में बटा होता है। एक सामने वाला पार्ट जो ट्रांसपेरेंट होता है और पीछे वाला पार्ट ओपेक होता है। पारदर्शी भाग और अपारदर्शी भाग, इन दोनों भाग से एक होलोस्फीयर की तरह, एक खोखले गोलक की तरह होता है। हम लोग उसका स्ट्रक्चर करेंगे। आप इसे सब कॉपी पर नोट कर लेंगे। ये आप सिलेबस के बारे में बात होती है कि इतना चीज हम लोगों को 1 बाय 1 करके जानना है इस चैप्टर में। और इस मेन पॉइंट्स हैं। इस मेन पॉइंट्स के में ही कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिसको अभी हम यहाँ लिखे नहीं है, उसका एक्सप्लेन उसी समय होगा। तो हम इसको मिटाते हैं अब और मानव नेत्र की संरचना के बारे में बात करते हैं। उसका संरचना का क्या है, कैसे स्ट्रक्चर होगा, वो बात को हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं एक फिगर के थ्रू और फिर नाम लिखते हैं उसका, सारे पार्ट्स का। वो आपको कंप्लीट करना है और यहीं पर हम लोग कुछ बातों का और डिस्कस कर लेंगे। साथ में ही जो नए पॉइंट्स, नए टर्म्स आएंगे उसका भी डिस्कस कर लेंगे और इसे अच्छे तरह से समझते जाना है। कॉपी पर इन सबको नोट करना है, लेसन पूरा कंप्लीट बनाना है। सब फेयर कॉपी में लेसन बनाएंगे। आइए हम लोग यहाँ मानव नेत्र की संरचना की बात करते हैं। मानव नेत्र की संरचना मैंने कहा एक होलोस्फीयर की तरह होता है। यहाँ फिगर बनाना थोड़ा इस प्लेन स्मूथ सरफेस पर टफ होता है। एक होलोस्फीयर की तरह, ये होलोस्फीयर की तरह ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर ये भाग थोड़ा सा कटा हुआ चूंकि यहाँ से ऑप्टिक्स नर्व्स जो होता है माइंड से कनेक्ट होता है, इसका नाम ऑप्टिक्स नर्व्स है। ऑप्टिक्स नर्व्स माइंड से कनेक्ट होते हैं। यानी दृक् तंत्रिका, ऑप्टिक्स नर्व्स, ये ब्लाइंड स्पॉट होता है जहां से ये नर्व्स का कनेक्ट होता ह्यूमन आई से, वो ब्लाइंड स्पॉट होता है, अंध बिंदु होता है। सो यहाँ हम अंध बिंदु लिख रहे हैं, अंध बिंदु। और इसके बाद ये 2 पार्ट में जो बटा होता है, सामने वाला
ये पारदर्शी होता है, यहाँ पर ये पारदर्शी पार्ट है, ये सामने वाला भाग पारदर्शी होता है जिसको कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया ये। और फिर आगे इधर जो अपारदर्शी पीछे वाला पार्ट जो अपारदर्शी होता है इसको दृढ़ पटल कहा जाता है, दृढ़ पटल। उसके बाद एक और लेयर इसके अंदर होता है, एक लेयर इसके अंदर से आता है, इसको रक्त पटल कहते हैं, जो दृष्टि पटल से रेटिना से कुछ रेज जो पास कर जाता है उसको एब्जॉर्ब करता है, इसको रक्त पटल कहते हैं। और इसके अंदर भी एक लेयर होता है, अंदर में एक लेयर होता है, लेयर यहाँ दोनों कटे रहते हैं इस तरह से लेयर, उसको दृष्टि पटल कहते हैं या रेटिना कहते हैं। दृष्टि पटल को ही रेटिना भी कहा जाता है, रेटिना थोड़ा फेमस नेम है, तो दृष्टि पटल को ही रेटिना कहते हैं। इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, रड सेल एंड कोन सेल, और दोनों का फंक्शन है, हम कोई भी चीज जो हम देखते हैं उसमें दोनों का रोल है, दोनों तरह के सेल का, वहां पर भी हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद यहाँ से कुछ मसल्स जो है ये बढ़ा हुआ रहता है, ये मसल्स निकला हुआ रहता है यहाँ, जिसको पक्षमाभी पेशियां कहते हैं, सिलेरी मसल्स कहते हैं, पक्षमाभी पेशियां, पक्षमाभी पेशियां सिलेरी मसल्स कहते हैं। हम सबका नाम हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, ताकि इंग्लिश वाले भी सुन के वर्ड अपना लिख लें। अभी हिंदी वालों को भी फोकस करना है, उसके अनुसार भी चलना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत वीक होते हैं, मैनेज नहीं कर पाएंगे, अभी इंग्लिश में लिखेंगे तो मैनेज नहीं कर पाएंगे, बट हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं तो इंग्लिश वाले मैनेज कर लेंगे। थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, थोड़े ज़्यादा लेबरियस होते हैं वो, इसीलिए सबको ध्यान में रखते हुए। तो ये सिलेरी मसल्स है, और सिलेरी मसल्स का कुछ भाग आगे तक बढ़ा होता है, कुछ भाग आगे तक बढ़ा होता है, ये सिलेरी मसल्स का आगे तक बढ़ा होता है कुछ भाग, और आगे तक जो भाग बढ़ा होता है कुछ, इसको आइरिस कहा जाता है, परितारिका कहा जाता है। हिंदी में परितारिका, अंग्रेजी में आइरिस कहा जाता है। और ये जो स्पेस यहाँ पर है ये पोल है, पुतली कहा जाता है इसको, ये पुतली है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है परितारिकाओं में, तो वो पोल का स्पेस कम बेसी होता है, जब उसमें संकुचन होता है तो फैलना, सिकुड़ना, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, तो उसके अनुसार ये पुतली का घटना बढ़ना चलता है। और ये घटने बढ़ने से बड़ा अजीब यहाँ फंक्शन है, बात करेंगे उसकी। तो आइए इसके बाद ये सिलेरी मसल्स के थ्रू आई लेंस टिका होता है, जो आई लेंस से प्रोटीन का बना होता है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है, लाइक ये कॉन्वेक्स लेंस, तो प्रोटीन का बना हुआ आई लेंस इज मेड ऑफ प्रोटीन लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस, इसको आई लेंस कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं, नेत्र लेंस, ये नेत्र लेंस है। और इसके बाद बाकी स्पेस में बिल्कुल एक्वस ह्यूमर, एक जली बिल कलरलेस लिक्विड रहता है, एक्वस ह्यूमर कहते हैं, कांचाव द्रव कहते हैं, पानी की तरह एक गाढ़ा द्रव, बहुत गाढ़ा नहीं, ट्रांसपेरेंट रहता है पानी की तरह, ये इसको कांचाव द्रव कहा जाता है,
एक्वस ह्यूमर कहा जाता है, पूरा में भरा हुआ है ये। तो ड्रॉप इसको हम इस तरह से दिखाएंगे स्ट्रक्चर में। तो ये काचाभ द्रव यानी एक्वस ह्यूमर, इस तरह से ये मानव नेत्र की संरचना है और उसके ये पार्ट्स हैं। मानव नेत्र की संरचना और पार्ट्स, इसको समझना है। इस फिगर के आधार पर दो बातों का खास करके एक्सप्लेन होता है। ये पोल का घटना और बढ़ना और एकोमोडेशन पावर इज द मेन टर्म। एकोमोडेशन पावर, accommodation capacity is the main term in this chapter, in this topic. Question भी print है। What do you mean by accommodation? समंजन से क्या समझते हैं? There is a question that is printed in your book. बॉक्स क्वेश्चन में ये प्रिंट है, तो यहाँ पर उसकी भी बात होनी है। यहाँ दो तरह का ऑटोमेटिक फंक्शन चलता है ह्यूमन आई में। ये बात आपको सबको समझनी है कि ये सिलेरी, ये आइरिस जो है, परितारिकाएं सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। इसके सिकुड़ने और फैलने से देखिए ये फैलती हैं, ये सिकुड़ रही है। अभी तो पोल का स्पेस बढ़ रहा है, देखो सिकुड़ रही है, पोल बढ़ रहा है। मानो ये स्पेस जो अभी कितना कम, ये परितारिकाएं सिकुड़ रही हैं, स्पेस बढ़ रहा है, परितारिकाएं फैल रही हैं, स्पेस घट रहा है। तो ये ऑटोमेटिक होता है। ह्यूमन आई में परितारिकाओं का रिलैक्सेशन, कॉन्स्ट्रक्शन मीन सिकुड़ना, फैलना, ये ऑटोमेटिक होता है। सामने लाइट कितना उस पर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा मात्रा में लाइट है तो ये परितारिकाएं फैलती जाएंगी और पोल का स्पेस घटता जाएगा, ताकि उतने लाइट इंटर करे अंदर, अंदर उतने लाइट इंटर करे जितना रिक्वायरमेंट है, जितना जरूरी है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब बहुत ज्यादा लाइट सामने है तो ये बहुत कम स्पेस होता है, उस कम स्पेस में भी उतना लाइट अंदर चला जाता है जितना चाहिए, और जितना चाहिए उतना लाइट अंदर जाना है। उसके लिए स्पेस कितना होना चाहिए, उतनी स्पेस ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है परितारिकाओं के संकुचन से, और फिर उतना लाइट जाता है। जब आगे डीम लाइट होता है, कम प्रकाश होता है, तो फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं जा पाता कम स्पेस में। उस कंडीशन में स्पेस ये बढ़ता है, स्पेस ये बढ़ता है, और फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अंदर लाइट जाता है। क्योंकि सामने डीम लाइट है, कम लाइट है, इसलिए इसके स्पेस का ज्यादा होना जरूरी है, और ज्यादा होने के लिए ये फिर सिकुड़ता है, ऑटोमेटिक सिकुड़ता है, उतने ही सिकुड़ता है जितना कि रिक्वायरमेंट है अंदर लाइट का कि उतना जाए। ये सिचुएशन ऑटोमेटिक होता है। इसीलिए बच्चों, इसीलिए जब हम ज्यादा लाइट में होते हैं, दिन में होते हैं, और अचानक दिन में बाहर से ज्यादा लाइट से अचानक कम प्रकाश वाले जगह में आते हैं, ऐसे किसी कमरे में आते हैं जहां कम प्रकाश है, तो वहां कुछ देर तक हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं दिखाई देता। चूंकि हम ज्यादा लाइट में थे, अचानक कम लाइट में आए तो थोड़े देर तक के लिए कुछ भी नहीं देख रहे। क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि हम ज्यादा लाइट में थे। ज्यादा लाइट में थे तो ये पोल का जगह कम था, और कम जगह से ही, उतनी ही जगह से ही जरूरत भर प्रकाश जा रहा था, सब कुछ ठीक था। लेकिन अचानक हम कम प्रकाश में आए, ऑलरेडी ये जगह कम है और प्रकाश भी कम है, तो अंदर प्रवेश करने वाला प्रकाश आवश्यकता भर नहीं है, जरूरत भर नहीं है, तो अंदर प्रवेश करने वाला प्रकाश बहुत कम है, जिस वजह से हम कुछ नहीं देख सकते। जब थोड़ी देर होता है, ये नेत्र महसूस करता है कि जरूरत भर प्रकाश नहीं जा रहा है, तो इसका फिर सिकुड़ना चालू होता है, पोल का जगह बढ़ना चालू होता है, और ये
पुतली जब धीरे धीरे थोड़ी देर में बड़ा होता है और ज्यादा लाइट फिर इंटर करने लगता है, तब फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ा थोड़ा देखने लगते हैं। यही वजह है कि हम ज्यादा प्रकाश से कम प्रकाश में आते हैं तो थोड़ी देर तक हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि उसमें पुतली का स्पेस जो होता है कम होता है। अचानक कम प्रकाश में आ गए, जरूरत भर प्रकाश अंदर नहीं जा रहा है अब, इसलिए हम नहीं देख पा रहे। बट थोड़ी देर बाद जब नेत्र महसूस करता है कि जरूरत भर प्रकाश नहीं जा रहा है तो परितारिकाएं सिकुड़ती हैं, पुतली का स्थान बड़ा होता है और फिर जब ज्यादा प्रकाश आने लगता है तो फिर हम देखने लगते हैं। ऐसा वाक्य एक बार एक हास्यपद बात हो गई थी। चलिए बताते हैं, 1 मिनट में बात करते हैं। पहले गौरथम्मा में वीडियो चलता था, सिनेमा देखते थे लोग। अब टिकट चलता था 5 रुपये 4 रुपये, दम 4-5 जगह चलता था, पूरा भीड़। अब तो जमाना बदल गया, अब तो साइंस इतना डेवलप, हर किसी के हाथ में एंड्रॉयड सेट है, अब कौन जाएगा वहां। तो वहां पर पहले जाते थे, अब घुसने वाले अंदर जाने के बाद तो लाइट कम है, कुछ भी नहीं दिखता है, लोग आदमी पर आदमी चढ़ करके पार हो रहा है, इसको धकेल रहा है उसको धकेल रहा है, चलो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ी देर बाद ना दिखेगा। जैसे इंटर किया, बाहर से अंदर गया, हॉल में जांच चल रहा, पहले से लोग बैठे हैं तो वहां कुछ नहीं देख रहे। अब चलो वहां बैठ के, पहले सेक्रेसी रहती थी, पहले अपने पेरेंट्स से लोग डरते थे ज्यादा। अब एक कोई आदमी गया था, उसका बेटा भी चलो वहीं पर गया, अंधेरा में कुछ देख नहीं रहा है, और वो जा करके अपने पापा के बगल में ही बैठ गया, कुछ दिख ही नहीं रहा, थोड़ी देर के बाद ना दिखेगा। अब उसको बैठने में दिक्कत हो रही, अरे घसको उधर जाओ, थोड़ा जाओ उधर, हमको बैठने दो। और वो जिसको कह रहा है उसका पापा ही है, चलो उधर, वो ध्यान उसका पापा का ध्यान तो सीन की तरफ है, चल रहा है सिनेमा में, इधर कौन हमको घसकने कह रहा है क्या पता। तो चलो घसक गया, बैठो। अब थोड़ी देर बाद जब दिखने लगा, अरे ये तो मेरा पापा है, अब उसका तो होश हवास गुम हो गया। अब वो क्या करे, धीरे धीरे तुरंत मुंह छुपा के वहां से भागा। तो ऐसा वाक्य हो जाता है। आइए चलिए आगे बात करते हैं। तो ये ड्यू टू रिलैक्सेशन एंड कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ आइरिस, पोल का स्पेस मैनेज होता है। अब एक और ऑटोमेटिक फंक्शन होता है जिस पर एकोमोडेशन पावर डिपेंड कर रहा है। एकोमोडेशन समंजन, ये जो पश्चिमावी पेशियां हैं, ये जो सिलरी मसल्स हैं, इसमें भी कॉन्स्ट्रक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। इसमें भी ये भी सिकुड़ती हैं, फैलती हैं। जब ये सिकुड़ती हैं तो आई लेंस को खींचती हैं, आई लेंस खींचती हैं तो ये पतला होता है, उसमें फोकल लेंथ बढ़ जाता है लेंस का। और जब ये फैलती हैं तब आई लेंस मोटा होता है, आई लेंस जब मोटा होता है तो फोकल लेंथ घट जाता है। तो यहाँ पर परितारिका, ये जो पश्चिमावी पेशियां हैं, पश्चिमावी पेशियां, उसका संकुचन, उसका सिकुड़ना, फैलना, मीन्स आई लेंस की फोकस दूरी को एकोमोडेट करना, आई लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करना, और जितनी चाहिए उतना एडजस्ट करना, कितनी चाहिए। तो ये आई लेंस एनी हाउ रेटिना पर इमेज बना दे, जहां भी ऑब्जेक्ट है, आई लेंस के सामने, नेत्र के सामने, नजदीक भी वस्तु है, दूर भी है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो जितना भी डिस्टेंस पर हम सबको देख लेते हैं, नेत्र हमारा सबको देख लेता है, सबको देख लेता मीन सबका इमेज रेटिना पर अंदर बन जाता है। क्योंकि रेटिना पर इमेज बनता है, उस इमेज बनने का इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व से माइंड तक जाता है, माइंड उस सेंसेशन को एब्जॉर्ब करता है और फिर सेंसेशन ऑफ साइट को प्रोवाइड करता है। तो फिर हम देखते हैं, इतना सारा फंक्शन चलता है देखने के पीछे। और यहाँ पर परसिस्टेंस ऑफ विजन
तो पिछले चैप्टर की बात है, चलिए उस बात को यहाँ नहीं उठाना है। ये सब कुछ प्रोसेस चलने में 1/16 सेकेंड का टाइम लगता है। तो यहाँ पर 1/16 सेकेंड का टाइम कोई परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। तो ये सब कुछ प्रोसेस रेटिना पर इमेज बनने के बाद ही हम देखते हैं। और रेटिना पर इमेज कौन बनाता है? लेंस बनाता है। अब लेंस रेटिना पर इमेज बनाएगा, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी बहुत दूर भी ऑब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट का ये लेंस यही इमेज बनावे। इमेज डिस्टेंस फिक्स रहता है, लेंस फिक्स है, रेटिना फिक्स है, इमेज का डिस्टेंस ये फिक्स है, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो रहा है। पहले चैप्टर में जब हम लेंस के फंक्शन को पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के फंक्शन को, तो सामने ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होने पर इमेज का भी पोजीशन चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, इमेज का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, बट ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है। दैट मीन्स अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट का इमेज ऑलवेज एक फिक्स डिस्टेंस मीन्स रेटिना पर ही बन रहा है। दैट मीन्स लेंस जो है, इस लेंस में ही कुछ चेंजिंग हो रहा है, यही मोटा पतला हो रहा है, इसी की फोकस दूरी घट बढ़ रही है, ताकि हर हाल में इमेज रेटिना पर ही बनाना है, हर हाल में इमेज एक फिक्स डिस्टेंस पर ही बनाना है, और इमेज वहीं बनाना है चाहे ऑब्जेक्ट जहां भी हो। दैट मीन्स फोकस दूरी ही घटना बढ़ना पड़ेगा, इसी लेंस को बदलना पड़ेगा, और यही होता है। इस लेंस की फोकस दूरी ही बदलती है, और उसको बदलने के लिए ये मसल्स सिकुड़ते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, ताकि ऑब्जेक्ट जहां है उसका इमेज रेटिना पर बने। उसके हिसाब से कितना फोकल लेंथ होना चाहिए उतने ही एडजस्ट होता है, और एडजस्ट करती है पक्षमाभी पेशियां। और इसी घटना को, इसी प्रोसेस को समंजन कहते हैं। एक सवाल में प्रिंट है, समंजन किसके कारण होता है? किताब में लिखा हुआ है समंजन किसके कारण होता है, तो समंजन पक्षमाभी पेशियों के कारण होता है। वहां पर लिखा हुआ है ऑप्शन 4, उसमें पक्षमाभी पेशियां एक ऑप्शन है, उसी में टिक करना है कि समंजन किसके कारण होता है। ये बात समंजन किसे कहते हैं, समंजन से क्या समझते हैं, ये भी सवाल प्रिंट है। भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने के लिए मानव नेत्र की मतलब अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का समायोजित होना, घटकर या बढ़कर एडजस्ट होना, इसी प्रक्रिया को समंजन कहते हैं, तथा नेत्र की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं, एकोमोडेशन पावर कहते हैं। तो इस तरह से इसको डिफाइन किया गया। आइए आगे, एक एकोमोडेशन पावर को डिफाइन करने के बाद उसके पीछे किसका हाथ है, तो पक्षमाभी पेशियों का हाथ है। तो ये एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ, एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ थ्रू रिलैक्सेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ सिलरी मसल्स टू सी any object placed on various distances. This process is called accommodation. To see clearly any object placed on various distances, focal length of eye lens is adjusted by ciliary muscles, by relaxation or constriction of ciliary muscles. This process is called accommodation, and this capacity of eye is called accommodation power. तो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे, और अच्छे ढंग से भी डिफाइन कर सकते हैं। अपने हिसाब से डिफाइन करना है ये कि भिन्न भिन्न दूरियों पर, वेरियस डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली देखने के लिए
जो अभिनेत्र लेंस की आई लेंस की फोकस दूरी में एडजस्टमेंट होता है, घटकर बढ़कर, ये पक्षमावी पेशियों के संकुचन के कारण होता है। इसी प्रोसेस को समंजन कहते हैं। तो इसको एक वर्ड देना है, अच्छा से देना है। आइए, ये दो तरह की बात यहाँ पर करनी है। और रेटिना पर जो सेल्स होते हैं, कौन सेल, रड सेल, तो कौन सेल के हेल्प से हम तेज प्रकाश में, तीव्र प्रकाश में देखते हैं। वो तीव्र प्रकाश में सेंसिटिव है, रड सेल कम प्रकाश में सेंसिटिव है। इसके फंक्शन को हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इतनी बात के आधार पर आपको दिमाग चलाना, आपको क्वेश्चन लिखना है कि हम क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिखने के लिए दे रहे हैं अपना कॉपी पर, या तो फिर हम क्वेश्चन को अरेंज करेंगे बाद में। आइए अभी इतनी ही बात करते हैं, फिर हम अगले लेसन में मिलेंगे। रोज रोज लेसन चलेगा और इस तरह से आपको कंप्लीट करते जाना है। बहुत सीरियस रहकर पढ़ाई करनी है, सीरियसली इम्पोर्टेंट समझते हुए पढ़ाई करनी है। इस पर अगेन एंड अगेन माइंड चलाना है, प्रिपेयर करना है एग्जाम का। चलिए इतनी बातों के साथ धन्यवाद।